नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। ठीक है, पिछली जो आप ये चैप्टर तीसरा पढ़ रहे हैं मेटल नॉन मेटल के बारे में, जिसमें कुछ अपक्रियाएं आपने पढ़ी थी। और जैसे कि धातु की अधातु की आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, और धातुएं क्या हैं अधातुएं क्या हैं ये भी पढ़ लिया था। अब जो आप पढ़ेंगे उनकी रासायनिक अपक्रिया केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कुछ अपक्रियाएं हो भी गई थी। आज जो हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें देखेंगे कि जो ये रिएक्शनें होती हैं तो वो कैसे होती है। क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जैसे कि एग्जाम्पल कि सबसे धीमी गति से कोई धातु है और वो सबसे धीमी गति से अपक्रिया करती है, तो ऐसी कौन सी धातु है, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं कि Ca यानी कैल्शियम। तो इसी के अनुसार आपको कुछ रिएक्शंस देखने हैं। देखिए, जो पहली है वो है पोटेशियम तथा सोडियम की अपक्रिया ठंडे जल के साथ। यानी कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ क्रिया करती भी हैं और कुछ ऐसी हैं जो नहीं भी करती हैं, कुछ भाप के साथ क्रिया करती हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बनता है कि उन धातुओं को साथ अपक्रिया कराइए जो जल के वाष्प के साथ क्रिया करती हैं, यानी जल की जो भाप होती है, जो हीटिंग होती है, उसके साथ क्रिया करती हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अब क्रिया ही नहीं करती हैं। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ धीरे से क्रिया यानी स्लो क्रिया करती हैं। तो इनमें से एग्जामिनर आपसे बीच में पूछ सकता है। तो देखिए, पोटेशियम तथा सोडियम की क्रिया हम ठंडे जल के साथ कोल्ड वाटर के साथ कराते हैं। पोटेशियम का सूत्र होता है K और सोडियम का होता है Na। ये तो आपको सूत्र जानने चाहिए। पोटेशियम और सोडियम जैसी धातुएं ठंडे जल के साथ तेजी से अपक्रिया करती हैं, यानी पोटेशियम और सोडियम जैसे कि ठंडे जल के साथ अपक्रियाएं जो है वो तेजी से करती हैं। पोटेशियम सोडियम की अपक्रिया तेज तथा ऊष्माक्षेपी होती है। भाई, इसमें से जब ये क्रिया होगी तो उसमें से एक एनर्जी भी निकलती है, जिसे ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ऊष्मा शोषी ऊष्मा शोषी और क्षेपी दोनों कराई थी। एक रिएक्शन में ऊष्मा निकलती है और एक ऐसी रिएक्शन जिसमें ऊष्मा ली जाती है, उसे ऊष्मा शोषी कहा जाता है, और जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। ठीक है, ऊष्मा क्षेपी होती है। इसमें हाइड्रोजन गैस तत्काल जलने लगती है। भाई, क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इसमें तत्काल से ही जलने लगती है। क्या करने लगती है, जलने लगती है। तो बनेगा क्या भाई, हाइड्रोक्साइड बनते हैं। इसमें क्या बनते हैं, हाइड्रोक्साइड बनते हैं, और हाइड्रोजन धातु हाइड्रोक्साइड, यानी इसमें देखिए धातु एक मिनट देखिए, इसमें जब ये जलने लगता है तो इसमें देखिए देखिए पोटेशियम पोटेशियम ले लिया हमने और जल ले लिया। क्या ले लिया, पोटेशियम और जल ले लिया। जब पोटेशियम की क्रिया कराते हैं तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और किसका निर्माण होता है, हाइड्रोजन गैस का। जब ये हाइड्रोक्साइड में बदलता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस, और ऊष्मा निकलती है। यानी पोटेशियम की जब क्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्या ऊष्मा क्षेपी होती है, और जो हाइड्रोजन निकलेगी ये स्वतः ही अपने यहाँ जल्दी से फायर यानी जलने लगती है। वैसी अपक्रिया ये है सोडियम के साथ जल के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जल क्या बनता है, जल बनता है, और ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। समझ में आया सभी के। यानी जब पोटेशियम या सोडियम की क्रिया जब जल के साथ कराते हैं तो ये तेजी से क्रिया करती है। इसमें ऊष्मा और हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो तो स्वतः ही एकदम जलने लगती है और हाइड्रोक्साइड धातु हाइड्रोक्साइड बनाती है। ठीक है, इसके आगे देखिए,
Ca की अपक्रिया यानी कैल्शियम की अपक्रिया जल के साथ कराने पर, जब हम कैल्शियम की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो क्या बनेगा? देखिए, जल में Ca की यानी कैल्शियम की अपक्रिया धीमी होती है, यानी कैल्शियम के साथ जब हम जल की अपक्रिया कराते हैं तो ये धीमी होती है। इसमें हाइड्रोजन जलने के लिए पर्याप्त नहीं होती। इसमें धातु ऑक्साइड क्या बनता है? धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का निर्माण। देखिए, जब Ca की क्रिया जल के साथ कराते हैं तो वो धीमी गति से अपक्रिया होती है और इसमें हाइड्रोजन गैस जलने के लिए पर्याप्त नहीं होती, यानी वो जल नहीं पाती और धातु ऑक्साइड का निर्माण होता है। जैसे कि कैल्शियम जब जल की क्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और इधर क्या बन जाता है? इधर ये जल का निर्माण हो जाता है। किसका? जल का। और ये क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हो गया। यानी जब Ca की अपक्रिया हम जल के साथ कराते हैं तो ये मंद गति यानी धीमी गति से क्रिया होती है और H और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए, हम एल्युमिनियम, आयरन और Zn की अपक्रिया जल के साथ कराएंगे। किसके साथ कराएंगे? वाटर के साथ कराएंगे। एल्युमिनियम, आयरन और जिंक की अपक्रिया, जिनके सूत्र लिखे हैं, ये एल्युमिनियम है, ये आयरन है और ये जिंक है। ये अपक्रियाएं ना तो शीतल जल के साथ और ना ही गर्म जल के साथ अपक्रिया करती हैं। भाई ये जो है, कोई आपको ये पूछे कि ऐसी अपक्रियाएं लिखिए, ना तो वो ठंडे जल के साथ अपक्रियाएं करते हैं और ना ही गर्म जल के साथ अपक्रियाएं करते हैं, तो ऐसी धातुओं के नाम लिखिए। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, ये ऐसी धातुएं हैं जो ना तो गर्म जल के साथ और ना ही ठंडे जल के साथ अपक्रियाएं करती हैं, लेकिन ये जल के भाप के साथ अपक्रियाएं करती हैं। किसके साथ? लेकिन ये भाप के साथ अपक्रिया करती हैं, धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। क्या बनाती हैं? ये ठंडे जल के साथ ना हॉट वाटर ना कोल्ड वाटर, कूल वाटर के साथ, ये सिर्फ और सिर्फ किससे क्रिया करती हैं? जल की भाप के साथ अपक्रियाएं करती हैं। एल्युमिनियम की जब हम क्रिया कराते हैं जल के साथ तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस बनती है। यानी धातु ऑक्साइड क्या है? ये एल्युमिनियम ऑक्साइड कह सकते हैं, इसका नाम है, नहीं तो धातु ऑक्साइड कह सकते हैं। धातु ऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। जैसे ही हम Fe की क्रिया कराते हैं, Fe होता है आयरन, क्या है? आयरन की जल के साथ जैसे ही अब क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? क्या बनेगा? धातु ऑक्साइड। वैसे तो ये आयरन ऑक्साइड हो जाएगा, धातु ऑक्साइड, इसका नाम होगा आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, और ये क्या बन जाएगा? जल। ये जल बन जाएगा। और एक आप Zn और जल की जब हम क्रिया कराएंगे तो भाई क्या बनेगा? ये रिएक्शन आपके लिए है, ये आपको करनी है और कमेंट में हमें बताना है कि ये रिएक्शन कैसे हुई। Zn की क्रिया जल के भाप के साथ कराने पर क्या क्या हमें मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल भी अपक्रिया नहीं करती है। नोट लिख लेना कि कॉपर जल के साथ क्रिया करता है, सिल्वर करता है, गोल्ड करता है, जल के साथ ये अपक्रियाएं बिल्कुल नहीं करती। ये दिमाग में छपा लो और समझ लो कि सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुएं जो है वो जल के साथ अपक्रियाएं नहीं करती। एक्वा रेजिया, ये ऐसा द्रव है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने का समर्थ रखता है। गोल्ड और किसको? एक्वा रेजिया, ये मैंने लिख दिया, वैसे आपको जनरल जानकारी के लिए हमने बताया। एक्वा रेजिया जो है एक भभकता हुआ द्रव होने के साथ प्रबल
संक्षारक होता है। क्या होता है? प्रबल संक्षारक होता है। यह उन अभिकारकों में एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। एक्वारेजिया ऐसा एक भभकता हुआ द्रव है जो प्लेटिनम और गोल्ड जैसी धातुओं को जलाने का समर्थ रखता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं, और कोई अगर दिक्कत आती है तो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे धातुओं की क्रियाशीलता के बारे में। देखिए, पहले आप पढ़ चुके हैं दूसरे चैप्टर में कि धातु जो क्रियाशील अधिक है कम क्रियाशील तत्व को हटा देती है उसके लवण विलयन से। तो देखिए, यहाँ धातुओं की अब क्रियाशीलता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि वे तत्व जो ताकतवर हैं कम ताकतवर तत्व को हटा देते, जिसे कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया। ये पहले चैप्टर में आपने पढ़ी थी, लेकिन वो क्रियाशीलता के आधार पर आप देखेंगे। अपक्रियाशील धातु अपने से कम अपक्रियाशील धातु को उसके यौगिक विलयन से विस्थापित कर देती है। और हम पढ़ के आ रहे हैं धातुओं की अपक्रियाशीलता। ठीक है, इसमें क्या है? क्रियाशीलता अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक में से विस्थापित कर देती है। सभी धातुओं की अपक्रियाशीलता समान नहीं होती। अगर धातु ए, कोई धातु है ए, बी को विलयन से विस्थापित कर देती है तो यह धातु बी की अपेक्षा अधिक अपक्रियाशील है। भाई, एक राम है, एक श्याम है, तो राम ने उसको हटाकर उसका स्थान ले लिया क्योंकि उसके पास ताकत है, वो उससे अधिक ताकतवर है तभी तो उसे हटा दिया। तो यानी यहाँ ए जब बी को हटा देता है तो ए ताकतवर अधिक है। कैसा है? वो अधिक क्रियाशील है। अगर कोई ए धातु बी को विलयन से विस्थापित कर देती है तो वो बी की अपेक्षा अधिक क्रियाशील या अपक्रियाशील है। ठीक है, हम अब जैसे कि हमने एक उदाहरण लिया Fe, आयरन, CuSO4 कॉपर सल्फेट विलयन है, ये लवण विलयन होता है। जैसे कि हमने यौगिक, मान लो से हमने यौगिक लिखा है, तो यहाँ Fe क्या करता है? इसको हटाने पर इसका स्थान ले लेता है। ये देखो, स्थान ले लिया और Cu को बाहर कर दिया। ये बाहर कब करता है? जब ये अधिक अपक्रियाशील है। क्या है? अधिक अपक्रियाशील है। इसे ही कहते हैं अपक्रिया, धातुओं की अपक्रियाशीलता। और इसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी में जो तत्व आएंगे उनको पढ़ना आवश्यक है। धातुओं की अपक्रियाशीलता क्या होती है? ज्यादा अपक्रियाशील तत्व कम अपक्रियाशील तत्व को हटाने का जो कार्य करते हैं उसी को तत्वों की अपक्रियाशीलता कहते हैं। Fe किससे? Cu से ज्यादा अपक्रियाशील है, इसी ने उसका स्थान ले लिया और कॉपर को बाहर कर दिया। अब देखिए, सक्रियता श्रेणी, ये इस चैप्टर की जान है, शान है, सब कुछ है। अगर इसे आपने नहीं समझा तो आप यही नहीं समझ पाएंगे। जैसे कि अभी देखो, अभी मैंने बताया कि Fe जो है अधिक क्रियाशील है। देखिए, ये एक सक्रियता श्रेणी है जो सबसे अधिक क्रियाशील है। ये देखिए ऊपर, अब यहाँ देखिए Fe कहाँ है? Fe ये रहा, और Cu कहाँ है? ये है। क्योंकि Fe से ये Cu है इसीलिए इसने अपक्रिया कर दी। अगर Fe से Zn की क्रिया कराओ तो Zn Fe को वियोजित कर देगा, ऐसा नहीं है Fe Zn को कर दे, इसलिए इसे समझना जरूरी है। देखिए सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी में तत्वों की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम, यानी एक ताकतवर उससे कम ताकतवर, उससे कम ताकतवर, उससे कम ताकतवर, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। विस्थापन के प्रयोगों के बाद इसे विकसित किया गया, जिसे इसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। सक्रियता श्रेणी वह एक श्रेणी है जिसमें ताकतवर तत्व कम ताकतवर तत्व के नीचे घटते हुए क्रम में
यानी सबसे टॉप पर रहेगा सबसे हाईएस्ट क्रियाशील तत्व, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और नीचे आने पर सबसे कम, बीच में रहने पर मध्यम सक्रियता श्रेणी, सबसे ऊपर टॉप पर रहने पर सबसे अधिक अक्रियाशील तत्व। यानी अब जैसे कि कोई कहे आपसे 4 तत्व दे दिए जाए, के सबसे अधिक होगा, उसके बाद क्या होगा, Na होगा, क्या होगा, Na, ये Na लिखा, ठीक है, Na होगा, एक मिनट, Na होगा, यानी सोडियम होगा, फिर Ca होगा। तो ये जो तत्व हैं वो सबसे अधिक क्रियाशील हैं। ये तत्व कैसे हैं, क्रियाशील हैं, जैसे कि Na को हटा देगा, Na Ca को हटा देगा, Mg इसे हटा देगा। तो सबसे, अब जैसे पूछा जा सकता है K दे दिया, उसके बाद Mg दे दिया, उसके बाद Zn दे दिया, उसके बाद Hg दे दिया, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, K होगा, ठीक है, और सबसे कम किसकी होगी, सबसे कम होगी Hg की, ठीक है। इससे ज्यादा इसे समझ लेना और दिमाग में दे देना। मैंने इसके नाम नहीं लिखे, ये क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, Fe, Pb और H, ऐसे करके ये सारे के सारे तत्व दिए गए। इसे सक्रियता श्रेणी को इंपोर्टेंट में लगा लेना, इसे पढ़ना आवश्यक है। एक क्वेश्चन है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखते हैं। अब देखिए सोडियम जो है कहां पर आ रहा है, सबसे ऊपर आ रहा है सक्रियता श्रेणी में, दूसरे नंबर पर। इसे मिट्टी के तेल में क्यों डुबोकर रखा जाता है, भाई ये सबसे सक्रिय धातु है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तुरंत ही आग पकड़ लेती है, इसलिए ये क्या करते हैं, इसे मिट्टी के तेल में दबाकर रखते हैं। देखिए सोडियम बहुत सक्रिय धातु है जो ऑक्सीजन में उपस्थित O2 यानी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके आग पकड़ लेती है। क्या कर लेती है, आग पकड़ लेती है और सोडियम ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, सोडियम ऑक्साइड बनाती है। जल से भी क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबो कर रखते हैं। भाई अगर इसे जल में रख रहे हैं तो भी ये क्रिया कर रहा है, तो हम इसे ऐसा रखें जो क्रिया ना कर सके, तो इसलिए किसी में रखते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है और आपके बोर्ड एग्जाम में कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम भाई सबसे क्रियाशील सक्रिय धातु है या क्रियाशील धातु है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखता है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन में रखते हैं तो ये एकदम आग पकड़ लेता है और नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। अब हम देखेंगे धातु अधातु की अक्रिया। इसमें देखिए उत्कृष्ट गैसें भी आ जाती हैं जो अक्रिय गैसों के नाम से जानी जाती हैं। इसमें क्या है, धातु की एवं अधातुओं की अपक्रियाएं हम पढ़ेंगे। देखिए संयोजकता कोष आपने 9th में पढ़ी होगी, बैलेंसी जिसे कहते हैं, लास्ट कोष पूर्ण न होने पर दूसरे तत्व से क्या ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, उसके बाद आगे वो पूर्ण होता है तब वो क्रिया होती है, उसको समझना है। संयोजकता कोष पूर्ण होने के कारण उत्कृष्ट गैसों की रासायनिक क्रियाएं बहुत कम होती हैं, इसलिए इन तत्वों को अक्रियाशीलता को संयोजकता पूर्ण कराने की प्रवृत्ति के रूप में समझ सकते हैं। भाई उत्कृष्ट गैसें हैं, धातुओं के तो अपूर्ण हो सकते हैं, और उत्कृष्ट गैसों में जो बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा कि उनकी संयोजकता कोष जो पूर्ण ना हो। जैसे कि हम एक उदाहरण ले रहे हैं कि सोडियम, ये तो धातु, कैल्शियम, वो सॉरी क्लोरीन, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता, 17, इसका होता 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करेंगे 2, 8, 1। इसके बाहरी कोष में 1 इलेक्ट्रॉन और इसके बाहरी कोष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो अष्टक को पूरा करने के लिए सोडियम क्या करता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। देखिए Na-Cl की क्रिया करके Na को 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देता है, जिसमें Cl माइनस प्राप्त होता है। तो बनेगा कैसे, देखिए यहाँ बनेगा NaCl बनेगा, तो इस पे माइनस चार्ज होगा, इस पे प्लस, क्योंकि
Na ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, इसको दिया, ये रेडी हो गया, यानी ये रेडी हो गया। देखिए जैसे कि हम इसको एक पॉइंट के द्वारा इस इलेक्ट्रॉन को इसमें ट्रांसफर कर रहे हैं। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 7 हैं। कितने हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक ज्यादा प्लस है ये, 1 2 3 4 5 6, देखो दोबारा से लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर हम इसे एक इलेक्ट्रॉन यहां से दे देंगे तो इसके 8 पूरे हो जाएंगे, तो ये क्रिया करके NaCl माइनस का निर्माण करता है। वैसे ही Mg का परमाणु क्रमांक, इसका उदाहरण ये है, एग्जाम्पल इसको करके देखेंगे। तो Mg का कितना हो जाएगा, 2 8 2, 2 8 2, इसका कितना हो जाएगा, 2 8 7। ये आपने 9th में पढ़ा है इलेक्ट्रॉनिक वितरण, इसे आपको सीखना है। इसमें इतना ही है इसलिए हम नहीं बता रहे आगे ज्यादा। तो इसमें क्या है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन है और इसे किसके कितना चाहिए, इसे 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसमें है कितने, 7। तो अष्टक को पूरा करने के लिए क्या करेगा, देखिए Mg के पास कितने हैं, 2 हैं, और Cl को एक पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई, कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इसे 1 दे देंगे तो क्या बन जाएगा, MgCl माइनस। यानी अगर हम 2 दे दें, जैसे कि Cl2 करें, तो आप इसे एक इसे और एक दूसरे भी तत्व को दे सकते हैं। इस प्रकार से हम अपक्रियाओं को संयोजकता कोष पूर्ण होने के लिए धातु एवं अधातु की अपक्रियाओं को हम समझ सकते हैं, क्योंकि उत्कृष्ट गैसों की अपक्रियाशीलता, उनके जो लास्ट कोष होते हैं वो अधिकतर पूर्ण होते हैं। ठीक है, और ना समझ में आया तो हमें कमेंट्स करके बताइए। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।